हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति का थर्ड पार्ट करेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसा कि बच्चों आपने पिछले 2 पार्ट में पढ़ा कि फ्रांस की हमने सामाजिक आर्थिक स्थितियां देखी, राजनीतिक स्थितियां देखी, फिर हमने देखा फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। हमने बास्तिल का घेरा पढ़ा। फिर देखा कि किस प्रकार फ्रांस की जनता जो है क्रुद्ध होकर उन्होंने बगावत कर दी और अपने लिए एक नए संविधान का तैयार उन्होंने कर लिया। अब इससे आगे देखते हैं कि क्या हुआ। जबकि लुई 16वां जो था वो संविधान पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जो संविधान तैयार किया गया था उसमें लुई 16वें की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया गया था। मीन्स ना के बराबर शक्तियाँ उसके पास रह गई थीं। तो इस कारण उसने क्या किया कि फ्रांस के राजा से उसने अपनी गुप्त बातचीत की और उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया कि अब तुम जो है फ्रांस पर आक्रमण करो, ताकि नेशनल असेंबली और फ्रांस की जनता घबरा करके उसे वापस शक्तियाँ जो है लुई 16वें के पास आ जाएं। और उसने ऐसी योजना जो बनाई तो ज़रूर, लेकिन उसकी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। मीन्स जब नेशनल असेंबली को ये पता चला भाई इस तरह से जो है प्रशा के राजा के साथ जो है लुई 16वें की बातचीत चल रही है, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने आक्रमण करने या युद्ध की घोषणा की तो नेशनल असेंबली ने भी जो है उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इससे हुआ क्या कि जो प्रांतों के जो लोग थे वो स्वयं ही सेना में भर्ती होने के लिए आगे आने लगे और उन्होंने इस युद्ध को केवल प्रशा के विरुद्ध और राष्ट्र के विरुद्ध ही नहीं समझा, बल्कि उन्होंने यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में उन्होंने इस युद्ध को ले लिया। वो लोग देशभक्ति के गाने गाते हुए पेरिस की तरफ कूच करने लगे। जो प्रसिद्ध कवि राजेड दिलाइल ने पोएम लिखी मार्सिले, और जिसे गाते हुए ये लोग पेरिस की तरफ कूच कर गए। और इस गाने को बाद में मार्सिले हो गया, जो कि अब फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय गान है। अब जैसा कि आप जानते हो कि जब युद्ध होता है तो आर्थिक कठिनाइयाँ तो जनता को झेलनी पड़ती है। जब पुरुष लोग मोर्चे पर चले गए तो क्या हुआ कि जो घर परिवार की जो रोटी की जिम्मेवारी थी वो औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को ये लगने लग गया कि क्रांति के सिलसिले को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मीन्स अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें इस क्रांति को आगे बढ़ाना ही होगा और अपने अधिकार प्राप्त करने होंगे। क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पीछे जब हमने किया था कि जब संविधान तैयार किया था नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने भी क्या किया था कि अमीरों को वोटिंग का अधिकार दिया था। अमीरों में से मीन्स कि उन्होंने ये कहा कि जो 25 वर्ष की उम्र के लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो वोट दे सकते हैं, और उनमें से भी वो पुरुष वोट देंगे जो कि अपनी 3 दिन की कमाई के बराबर टैक्स चुकाते हैं। तो वही घुमा फिरा के वही सत्ता किनके पास जानी थी, अमीरों के पास ही जानी थी। तो इस तरह से लोगों ने जो है इस बगावत को एक और बड़ा रूप दे दिया और उन्होंने अब क्या किया, अपने अलग अलग क्लब बनाने शुरू कर दिए। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का एक अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। अब जैकोबिन के जो क्लब के सदस्य थे वो कौन लोग थे बच्चों? वो लोग थे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल, यानी कि इनमें आम लोग शामिल थे जो कि अधिकार चाहते थे। अब इनका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर। जैकोबिनों के एक बहुत बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि समाज का जो फैशन परस्त वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग थे, वो घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से अपने आप को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक उनका तरीका था। जैसे कि आप बच्चों देख रहे हो कि इन्होंने जो ये पैंट पहनी हुई है, ये आप देखिए धारीदार पैंट है ये, ठीक है। इसी प्रकार महिलाएं भी धारीदार कपड़े पहनने लग गई थी। और ये जो पैंट, इन्होंने पूरी पैंटें पहनी हुई है, यानी कि ये जो फैशन परस्त लोग थे वो घुटनों तक पहनते थे, लेकिन ये लोग पूरी पहनने लग गए थे। तो इन्हें जो है सोकुलात कहा जाता था। और सोकुलात का मतलब था, शाब्दिक जोड़ था वो बिना घुटनने वाले, यानी कि सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी।
1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। 10 अगस्त का सुबह उन्होंने टुलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को कई घंटों तक उन्होंने बंदी बनाए रखा और उन्हें जो शाही परिवार की जो जेल थी उसमें उसे डाल दिया। फिर चुनाव कराए गए और 21 उम्र से अधिक वाले सभी पुरुषों को, जिसके पास संपत्ति है या नहीं है, सभी को मतदान का अधिकार दिया गया। अब जो इससे नई निर्वाचित जो असेंबली बनी उसे कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी कि जो पहले असेंबली बनी थी उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था, लेकिन अब जो नई असेंबली बन रही थी निर्वाचित असेंबली उसे नाम दिया गया कन्वेंशन का। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। और इस प्रकार हमने देखा भी फ्रांस में जो है जो वंशानुगत जो राजशाही थी वो अब समाप्त हो गई थी और लुई 16वें को जो है न्यायालय के द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया और उस पर देशद्रोह का आरोप लगा करके देशद्रोह का आरोप उस पर लगा और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी बाद में फांसी दे दी गई। अब है बच्चों आतंक का राज। अब जैसा कि आपने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा, उसका जो नेता था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उसके काल को यानी कि 1793 से 94 के समय को एक आतंक का युग कहा गया। आतंक का युग इसलिए कहा गया क्योंकि रॉबस्पियर ने जो है इतनी सख्त दंड नीतियाँ अपनाई कि उसके खुद के सेवक भी जो है वो त्राही करने लग गए थे। अब उसने क्या किया, जो भी गणतंत्र के खिलाफ लोग बोलते थे या जो भी गणतंत्र के विरुद्ध थे उन सब में, चाहे वो कोई पादरी हो या फिर कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति हो या कोई राजनीतिक दल का सदस्य हो, और जो उसकी कार्यशैली में जो वो काम करता उससे जो असहमति रखने वाले लोग थे उन पर वो एक न्यायालय द्वारा जो एक मुकदमा चलाता था और अगर न्यायालय उन्हें दोषी ठहराता था या दोषी पाता था तो उनका गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। अब बच्चों गिलोटिन क्या थी? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली एक मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का जिसने निर्माण किया था डॉक्टर गिलोटिन, उसी के नाम पर इसका नाम गिलोटिन पड़ा। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई और अनाज को जो है शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए किसानों को बाध्य किया गया और महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और सभी के लिए मोटे साबुत गेहूं जो थे उनसे बनी रोटी जो है, जो कि समता का प्रतीक थी या समता रोटी कहा जाता था, उसके लिए सभी के लिए खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल की भाषा में भी परिवर्तन किया गया। पहले मॉन्सियर और एवं मदाम कहा जाता था, लेकिन अब पुरुषों को जो है सितोयेन और महिलाओं को सितोयिन कहा जाने, यानी कि नागरिक और नागरिका। और चर्चों को बंद कर दिया गया और उन्हें जो है बैरक या दफ्तर बना लिए गए। और रॉबस्पियर को जो है बाद में जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है रॉबस्पियर का अंत हो गया। अब रॉबस्पियर के अंत होने के बाद हुआ क्या? डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी कि फिर डायरेक्टरी का शासन यहाँ पर आ रहा था कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को वापिस से मताधिकार से वंचित कर दिया गया, मीन्स उनसे मताधिकार छीन लिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाले कार्यपालक डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत सम्मान और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि किस प्रकार आतंक का राज्य समाप्त हुआ और किस प्रकार डायरेक्टरी से वापस 2 परिषदों विधान परिषदों वाली सरकार का प्रावधान इसमें रखा जा रहा था। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।